आप सभी का स्वागत है स्टार मेकर्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल का शुरुआत करने का हमारा मेन मकसद है सीटेट जुलाई 2024 के लिए आपका प्रिपरेशन करवाना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट जो एग्ज़ाम करवाती है और उसमें एक विषय है सीडीपी, और सीडीपी में जो सबसे मुख्य जो बात आपको पढ़ना है, जो सबसे मेन बात जो आपको पढ़ना है, वह है संज्ञानात्मक विकास, जो कि थ्योरी दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। किनके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। और ये जो सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल एकदम माइन्यूट रूप से पढ़ाया जाएगा, और मेरा दावा है कि आप इतना माइन्यूट रूप से सिद्धांत शायद ही कभी आप पढ़े होंगे, जीन पियाजे का सिद्धांत। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, ठीक है, तो सीडीपी का जो सेक्शन होता है दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो अभी जो आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, ये सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 में पूछने वाला जो सबसे मेन टॉपिक है वो है जीन पियाजे का सिद्धांत। दोस्तों, ये जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ये आपसे 3 मार्क्स का पूछेगा क्वेश्चन। कितना नंबर का? 3 नंबर का। 3 नंबर का आपसे पूछेगा पेपर 1 में, और यदि आप पेपर 2 भी देते हैं तो 3 मार्क्स का जो है यानी 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर 2 में। तो कहने का मतलब है, अगर आप इस एक कंप्लीट वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, तो आपको जो है दोनों पेपर मिला करके ऑलमोस्ट 6 मार्क्स जो है केवल जीन पियाजे से आपको मिलेगा। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो को देखते समय एक पेन और एक कॉपी लेके जरूर बैठें, और जो जो मेन शब्द जो हम आपको बताएंगे उसे आप नोट डाउन करके एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे। वैसे हम आपको परिभाषा पूरा अच्छे तरीके से समझाते हुए आपको हम समझाएंगे। लेकिन हो सकता है कि मेरा यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि हम आपको बहुत माइन्यूट रूप से समझाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि ये वीडियो को 2 पार्ट में बनाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबा जब वीडियो होगा तो आपको बहुत बोरिंग फील होगा एक कंटिन्यूअस वीडियो को देखने में। तो हम क्या करेंगे, इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर देंगे। पार्ट 1 हमारा रहेगा जीन पियाजे की संरचना। जीन पियाजे की संरचना पार्ट 1 रहेगा, और इसमें जीन पियाजे के बारे में एक इंट्रोडक्शन भी साथ में जोड़ देंगे। और पार्ट 2 हमारा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 हमारा रहेगा अवस्था। क्या रहेगा? अवस्था। तो अभी जो हम लोग देखेंगे पार्ट 1 है। ये जो अभी वीडियो बन रहा है दोस्तों, आप समझ जाइए, ये जीन पियाजे सिद्धांत का पार्ट 1 वीडियो है, और इसमें हम लोग जीन पियाजे की संरचना को देखेंगे। तो पहले हम लोग ओरली रूप से देख लेते हैं कि जीन पियाजे की संरचना कौन कौन है। तो जीन पियाजे की संरचना कुछ है, जैसे कि सबसे पहले स्कीमा। स्कीमा जो शब्द आप सुने होंगे, शायद पहली बार आप जीन पियाजे के सिद्धांत में ही पढ़ेंगे, क्योंकि स्कीमा शब्द जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो एक शब्द हो गया स्कीमा, दूसरा शब्द है स्किम्स। स्किम्स भी आपको जो है यही पढ़ना है जीन पियाजे के सिद्धांत में। और तीसरा जो हमें पढ़ना है वह है संगठन, और चौथा हमें पढ़ना है अनुकूलन। और इसी तरह से आगे हम लोग पूरा का पूरा संरचना पहले देख लेंगे, और फिर जाकर के हम लोग अवस्था को देखेंगे। तो हाय गाइस, माय नेम इज आकाश कुमार। मेरा नाम आकाश कुमार है, और अभी आप स्टार मेकर्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं जीन पियाजे की संरचना। तो चलिए अब हम लोग इस सिद्धांत को शुरू करते हैं, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जैसा कि पहले आपको बता ही चुके हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, खास करके सीटेट के लिए। पेपर 1 2 मिला करके टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीन पियाजे एक महान रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। रचनावादी का मतलब होता है जिन्होंने सीखने के लिए, बच्चों के अधिगम के लिए ज्ञान के निर्माण पर बल देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वैसा मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे जो कि बच्चे को सक्रिय रूप से देखते हैं, यानी बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है। क्या रहता है? बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है। और जीन पियाजे एक महान रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने
बच्चे को एक संज्ञा दी थी। इनका मानना था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। अब नन्हा वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप देखते होंगे अपने अगल बगल में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जिज्ञासु होते हैं। कुछ नहीं, हमें लगता है कि लगभग सब बच्चा ही होता है। जैसे कि अगर आप उसको घर में कार खरीद के देते होंगे तो आप देखते होंगे 2 दिन 3 दिन कार से खेला, उसके बाद आप देखते होंगे कि वो बच्चा जो है कार का पुर्जा अलग कर दिया। तो क्या बच्चा ने कार को तोड़ दिया? क्या खिलौना को तोड़ दिया? नहीं, बच्चा देखना चाहता है। बच्चा बदमाश नहीं होता, याद रखिएगा। बच्चा देखना चाहता है कि वो कार किस चीज से बना है, किस मैकेनिज्म से बना है। कभी कभी आप देखते होंगे कि इस कार का चक्का उस कार में, उस कार का चक्का उस कार में। यहां तक कि आप अपने गांव में देखे होंगे, घरों में देखे होंगे कि बच्चा जो है पुराना चप्पल से नए नए खिलौने बना लेते हैं, मिट्टी से खिलौने बना लेते हैं। तो ये सब कहने का मुद्दा मेरा यही है कि ऐसे बच्चे जो ज्ञान को रटते नहीं हैं, ज्ञान को रचते हैं, उन्हें ही जीन पियाजे ने एक नाम दिया है, जिन्हें कहा जाता है नन्हे वैज्ञानिक। नन्हे वैज्ञानिक। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि जीन पियाजे एक महान रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो जीन पियाजे का जब सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक बात और है, जैसे कि बच्चे का जो चिंतन होता है, बच्चा का जो सोच होता है, क्या वो वयस्क के बराबर होता है? वयस्क कहने का मतलब है कि एक वैसा व्यक्ति जो बच्चे से बड़ा है, ठीक है। यानी एक बच्चे का चिंतन क्या वयस्क से कम होता है, वयस्क के बराबर होता है, या वयस्क से ज्यादा होता है? वयस्क मतलब जो बच्चा से बड़ा है। तो यहां पर तीनों बात गलत है। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे का चिंतन वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। यानी भिन्न तो होता है, लेकिन कैसे भिन्न होता है? गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। चलिए एक पॉइंट और हम लोग देखें। आप विकास का जब टॉपिक पढ़ेंगे उस पर भी हम आगे एक वीडियो बना लेंगे। अगर आप विकास के बारे में अगर पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, विकास का मतलब होता है परिवर्तन। और परिवर्तन क्या चीज में? परिवर्तन फिजिकल में, परिवर्तन कॉग्निटिव में, परिवर्तन सोशल में, और परिवर्तन इमोशनल में। कहने का मतलब है फिजिकल परिवर्तन, कॉग्निटिव परिवर्तन, सोशल परिवर्तन और इमोशनल परिवर्तन। अगर इन सभी में परिवर्तन हो रहा है तो हम मानते हैं कि विकास हो रहा है। तो एक चीज आप समझिए, फिजिकल परिवर्तन जो है ये मात्रात्मक है, जिसे हम लोग माप तौल सकते हैं। जैसे कि हम अपना हाइट, इसी तरह से हम अपना वजन, ये सब है मात्रात्मक। फिजिकल परिवर्तन मात्रात्मक हो गया। और कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, सोशल यानी सामाजिक विकास, इमोशनल यानी संवेगात्मक विकास। ये जो 3 बात जो आप देख पा रहे होंगे ये है गुणात्मक परिवर्तन। क्या है? गुणात्मक। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है जिसे हम लोग एग्जैक्ट मेजर तो नहीं कर सकते, बस केवल उसका गुण बता सकते हैं, उसे ही कहा जाता है गुणात्मक परिवर्तन। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि कॉग्निटिव जो है यही तो है संज्ञान। कॉग्निटिव ही है संज्ञान, यानी संज्ञानात्मक विकास को इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मकसद यहां पर यह है कि आप देख सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, यानी जीन पियाजे के अनुसार जो है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। इसको याद रखें, जीन पियाजे के अनुसार विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है। वैसे भी आप देख लीजिए, संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब तर्क होता है, संज्ञान का मतलब स्मृति होता है, संज्ञान का मतलब कल्पना होता है, संज्ञान का मतलब परिकल्पना होता है, और संज्ञान का मतलब समस्या समाधान होता है, और संज्ञान का मतलब मानसिक विकास होता है। तो आप बताइए, क्या हम अपने मानसिक विकास को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मानसिक विकास को हम लोग केवल गुण बता सकते हैं। तो वही आप देख पा रहे होंगे कि चाहे हम मानसिक विकास कहें चाहे संज्ञानात्मक विकास कहें, ठीक है, दोनों मुद्दा सेम है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि पहले आपको बता ही दिए, जीन पियाजे एक महान रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ही नहीं बल्कि जीन पियाजे के साथ साथ लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की। आगे हम लोग लेव वाइगोस्की का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जीन पियाजे देखते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे रचनात्मक होते हैं, जो कि अपना एक्टिविटी खुद करते हैं, ठीक है, अन्वेषण भी खुद करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो चीज हमें देखना है वो जीन पियाजे की संरचना है। क्या है? जीन पियाजे की संरचना देखना है हमें। और आप देख पा रहे होंगे जो सबसे पहला जो संरचना जीन पियाजे का है वो है स्कीमा। जैसा कि पहले भी आपको बता रहे थे कि ये संरचना से भी जो है ना क्वेश्चन सीटेट में आप देखेंगे बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्कीमा। अब स्कीमा क्या है? तो आप एक काम करें, पेपर और कलम लेके बैठ जाएं, ठीक है, और आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए। निकाल लिए? बहुत अच्छा। देखिए ध्यान दीजिए स्कीमा क्या है। स्कीमा का अगर हम लोग पहले एग्जाम्पल ले तो आप बताइए जरा सा कि मेरे हाथ में जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? बताइए, मेरे हाथ में जो वस्तु आप देख पा रहे होंगे क्या है? तो आप सब का जवाब है कि ये जो है मार्कर है। क्या है? मार्कर है। अच्छा आप सोचिए जरा सा कि आपने कैसे बताया कि ये मार्कर है। इसका कहने का मतलब बस इतना है कि आपके माइंड में ये मार्कर का एक पिक्चर बना हुआ है। आपके माइंड में, हमारे माइंड में ये मार्कर का एक पिक्चर बना हुआ है, यानी मार्कर का पूर्व ज्ञान हमारे अंदर पहले से मौजूद है। बस यही तो है स्कीमा। तो स्कीमा का अगर परिभाषा हम लोग देखें तो पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड। क्या हम बोले? पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड, यानी हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की छोटी छोटी सूचनाएं या संरचनाएं जो पहले से विद्यमान हैं, वही है स्कीमा। ठीक है, चलिए स्कीमा का परिभाषा समझ गए होंगे, यानी ज्ञान की छोटी छोटी सूचनाएं या संरचनाएं जो हमारे मस्तिष्क में पहले से विद्यमान है उसी को कहते हैं स्कीमा। कहने का मतलब अगर हम कोई चीज को देखते हैं और देखने के बाद हम उस चीजों को अपने माइंड में, उस वस्तु का कंप्लीट फिजिकल स्ट्रक्चर हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं, वही है स्कीमा। जैसे कि हमारा माइंड है, आप देख पा रहे होंगे, इस माइंड में सोचिए कि कितना सारा ज्ञान होगा, अनलिमिटेड ज्ञान होगा। चलिए स्कीमा को समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। देखिए जरा सा, एक बालक है, वो बालक अपने दोस्त के घर गया और वहां पर अपने दोस्त के साथ एक खिलौना से खेल रहा था। ठीक है, उस बच्चा को वो खिलौना बहुत पसंद आया, उसे लगा कि हमें भी वो खिलौना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि जब बच्चा घर वापस लौटा, अपनी मम्मी के पास आया, तो बच्चा यहाँ पर देखता है कि मम्मी जो है कुछ एक्टिविटी में लगे हुए, घर का कुछ काम कर रहे हैं, और मम्मी के पास बच्चा जाता है और कहता है मम्मी हमको वो वाला खिलौना चाहिए। बच्चा क्या कहता है कि मम्मी हमको वो वाला खिलौना चाहिए। अब बताइए, ध्यान दीजिए, खिलौना देखा कौन? खिलौना देखा कौन? बताइए। खिलौना देखा बच्चा की खिलौना देखा बच्चा के मम्मी? खिलौना देखा है बच्चा, बच्चा की मम्मी नहीं। तो जाहिर सी बात है वो खिलौना कैसा दिखता है, उस खिलौना का स्कीमा बच्चे के माइंड में बना होगा या बच्चा के मम्मी के माइंड में बना होगा? आप सोचिए जरा सा। तो लेकिन बच्चा उस खिलौना का नाम नहीं जान रहा है। अगर नाम जानता तो हो सके अगर मम्मी पहले देखे होंगे, ठीक है, तो वो खिलौना जो है मम्मी के माइंड में भी आ जाता। लेकिन बच्चा उस खिलौना का नाम नहीं जान रहा है, बस बच्चा मम्मी के पास गया, मम्मी को बोल रहा है मम्मी हमको वो वाला खिलौना चाहिए जो मेरा दोस्त खेल रहा था। अब मम्मी पूछती है कि बता वो कौन वाला खिलौना? तो बच्चा कहता है नहीं हमको वो वाला खिलौना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा जो है बात विवाद हो रहा है, और मम्मी को पता कैसे चलेगा कि कौन खिलौना का बात हो रहा है? पता है क्यों? क्योंकि मम्मी के माइंड में उस खिलौने का स्कीमा नहीं बना हुआ है जो कि बच्चे के माइंड में बना हुआ था। तो अब हुआ क्या कि एक बार शाम के टाइम में बच्चा और मम्मी दोनों मार्केट की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है, और बच्चा ने देखा कि वही खिलौना एक दुकान में टंगा हुआ है। तो अब सोचे जरा सा कि उस खिलौने के दुकान में 1000 प्रकार का खिलौना टंगा है, लेकिन 1000 खिलौने के भीड़ में बच्चा ने उस खिलौना को पहचान लिया जो खिलौना वो पहले देखा था। क्यों? कैसे पहचाना? क्योंकि बच्चे के माइंड में पहले से उस खिलौना का क्या बना हुआ था? स्कीमा बना हुआ था। और मम्मी से बोला मम्मी 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 देखो वही खिलौना हमें चाहिए, वही खिलौना के बारे में तो हम बोल रहे थे। और जब मम्मी ने उस खिलौना को देखा, मम्मी ने पहली बार देखा उस खिलौना को, और मम्मी के माइंड में भी उस खिलौने का जो है एक प्रॉपर इमेज स्कीमा बन गया। समझ गए बात को? क्योंकि मम्मी ने पहली बार देखा, तो पहली बार हम लोग जो चीज को देखते हैं उन सभी का प्रारूप हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, और फिर वो खिलौना मेरे सामने रहे अन्यथा ना रहे, फिर भी जो है उस खिलौना का इमेज हमारे माइंड में हमेशा रहेगा। यही है स्कीमा। अब क्या हुआ, मम्मी कहती है यहाँ पर कि सुनो बाबू,
आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम कल तुम जब स्कूल जाओगे तो स्कूल से आने से पहले आपका खिलौना प्रेजेंट रहेगा। तो चलिए दोनों में राजी हो गया बात। तो अब मम्मी जब घर गई तो मम्मी के माइंड में वो खिलौना प्रेजेंट हो चुका है। क्यों पता है? क्योंकि अब मम्मी ने वो खिलौना को देखा है, और जब देखा है मम्मी ने उस खिलौने को तो उस खिलौने का पूरा प्रारूप, उस खिलौने का पूरा ढांचा मम्मी के मस्तिष्क में बन चुका है। ठीक है, अब क्या होगा कि मम्मी अगला दिन बाजार जाएंगी और वो खिलौना को खरीद के ला देगी। तो अब यही जो एग्जाम्पल आपको बताए हैं यही है स्कीमा। तो परिभाषा आप समझ चुके होंगे, ज्ञान की संरचना या सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है उसे ही कहते हैं स्कीमा। चलिए बहुत अच्छा समझ गया। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है वो है स्कीम्स। अब स्कीम्स क्या है? देखिए स्कीम्स बनाने के लिए पहले स्कीमा का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्कीमा नहीं बनेगा तो स्कीम्स भी नहीं बनेगा। तो स्कीम्स को भी बताने से पहले हम लोग आपको पहले उदाहरण बताएंगे, क्योंकि हम अभी आपको आगमन विधि से पढ़ा रहे हैं और आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर जाकर के जो है परिभाषा बताया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अब हम आपको स्कीम्स बताते हैं। स्कीम्स क्या है? तो स्कीम्स का पहले आपको उदाहरण बताते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लिया जाए आप पहली बार कोई शहर जा रहे हैं, पहले आप ना गए हैं, ना उस शहर का लोकेशन या उस शहर का रास्ता आपको पता है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है अपने गूगल मैप में लोकेशन को ऑन कर देंगे, उस जगह का नाम इंटर कर देंगे और गूगल मैप जो है हमें वो रास्ता को दिखा देगा। अच्छा सोचिए, आप जब पहली बार कहीं आप जा रहे हैं, गूगल मैप को देखते जा रहे हैं, तो उस रास्ते का पूरा स्कीमा आपके माइंड में बन चुका है। ठीक है, एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, तो अब बताइए उस रास्ते का पूरा प्रारूप, पूरा स्कीमा जो है आपके मस्तिष्क में बन चुका होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब आपको हर दिन अब जाना है उस रास्ते में, हर दिन जाना है, हर दिन। तो वही कहने का मतलब है कि जब हम हर दिन उस रास्ते में जाएंगे तो बताइए क्या अब हम बार बार गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं। एक बार हमने गया, दो बार हमने गया, हमने गूगल मैप का इस्तेमाल कर लिया, लोकेशन को समझ गया, उस लोकेशन का पूरा स्कीमा प्रारूप मेरे माइंड में बन गया, और जब हमको बार बार हर दिन उस रास्ते से जाना है तो अब हमें कोई भी प्रकार का गूगल मैप या लोकेशन की आवश्यकता नहीं है। और अब हमें तो उस रास्ते का स्पीड ब्रेकर तक याद रहेगा। और अब आप देखिएगा, चाहे आपका ध्यान कहीं भी रहे और आप जो है सीधा आप उसी पाथ पे बढ़िएगा जैसा कि पहले बढ़ रहे थे। तो यही था उदाहरण स्कीम्स का। चलिए अब इसका परिभाषा देखते हैं, इसका नियम देखते हैं। तो स्कीम्स का परिभाषा होता है व्यवहारों का संगठित पैटर्न। आप कॉपी खोले होंगे, आप इसको लिख लेंगे। व्यवहारों का संगठित पैटर्न, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे हम बार बार दोहराते हैं उसे कहते हैं स्कीम्स। क्या कहते हैं? व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिसे हम बार बार दोहराते हैं उसे कहते हैं स्कीम्स। समझ गए होंगे आप? चलिए बहुत अच्छा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, आप अच्छा समझ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, दो पार्ट में आप देख लीजिएगा, इसको समय दीजिएगा थोड़ा। आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। अक्सर देखिएगा कि घर में क्या होता है कि कुछ जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो जब खाना जब बना रही होती है घर में, तो आप देखिएगा कि वो क्या करती है कि अपने स्मार्टफोन में कोई सीरियल या कोई सॉन्ग या कोई वीडियो चला करके गैस स्टोव के पास ऐसे रख देती है। ठीक है, और वो जो है रोटी बेल रही है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है कि उस व्यक्ति का पूरा ध्यान जो है ना, पूरा का पूरा ध्यान मोबाइल में, स्मार्टफोन में, सीरियल पर है, वीडियो पर है, सॉन्ग पर है, पूरा का पूरा ध्यान। लेकिन आप देखेंगे कि उनका काम वैसा ही हो रहा है जैसा कि पहले होता था। क्या रोटी गोल नहीं बनेगा? क्या रोटी टेढ़ा हो जाएगा? नहीं, रोटी एकदम परफेक्ट गोल बन रहा है, लेकिन उनका ध्यान रोटी पर नहीं है, उनका ध्यान है मोबाइल फोन पे, वीडियो पे है, सीरियल पे है। तो यही है एग्जाम्पल स्कीम्स का, क्योंकि व्यवहार इतना बार हो चुका है कि अब वो स्कीमा से बन चुका है स्कीम्स, और अब वो ध्यान कहीं भी रहे और वो जो है देखिएगा काम उसी तरह से होगा जैसे कि पहले होगा।
चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आपको स्कीमा और स्कीम्स दोनों आप समझ चुके होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं संगठन। संगठन क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, संगठन का मतलब हम लोग देखते हैं, जैसे कि संगठन को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि कुछ लोगों का ग्रुप, जैसे कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं, संगठन का मतलब होता है एक ग्रुप, जैसे कि 10 आदमी का ग्रुप, 20 आदमी का ग्रुप, कुछ लोगों का समूह को हम लोग संगठन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन प्याजे में संगठन का मतलब कुछ और है। संगठन मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता है कि जिन प्याजे ने जो सिद्धांत दिया है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो इसमें संगठन का मतलब है कि कोई भी समस्या का समाधान करते समय, यानी हम लोग जब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सोचिए क्या क्या इस्तेमाल होगा। तर्क तो लगेगा, जरूर लगेगा, तर्क लगेगा, कल्पना लगेगा, चिंतन लगेगा, समस्या समाधान का अनेकों विधि लगेगा। तो ये सभी जो तरीके का जो चीजें हैं, तर्क, स्मृति, कल्पना, चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, अमूर्त चिंतन आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब सारी चिंतन भी आप इसमें जोड़ लीजिए। ये सभी जो है एक साथ मिल करके कोई समस्या का समाधान करती है, उसे ही कहा जाता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अनुकूलन पे, ठीक है। तो जरा सा इसको हम ऊपर से डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहां पर चीजें को लिखना पड़ेगा। चलिए अब ध्यान देते हैं अनुकूलन पे। अनुकूलन क्या है? देखिए अनुकूलन, देखिए अनुकूलन को इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेशन। इसको समझने से पहले जरा सा आप इतना समझिए कि एक मछली जो है वो पानी में अनुकूलित है, वो पानी में ही रह सकती है, उसे आप बाहर निकालेंगे तो जीवित नहीं रहेगी। उसी तरह से एक जो ऊंट है वो मरुस्थल में अनुकूलित है, ठीक है, यानी ऊंट को जो है शीप ऑफ डिजार्ट कहा जाता है मरुस्थल में। तो मेरा कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार ढला हुआ है, उसे ही अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन का परिभाषा है कि अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। आप लोग लिख लीजिए, अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना, यही कहलाता है अनुकूलन, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, अपने वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित कर लेना, वही कहलाता है अनुकूलन। चलिए अब जैसा कि आपको पता होगा कि अनुकूलन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, यही आपको समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा। तो अनुकूलन जो है दो प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, और दो प्रक्रिया कौन कौन सा है ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो कहते हैं उसे आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, ठीक है, या फिर इसे इसका एक और नाम है, दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि आपको पता होगा कि सीटेट इज द गेम ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का खेल है। यहां पर अलग अलग प्रकार का शब्द लिख दिया जाता है और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो उस शब्द को समझिए और दोनों शब्द को याद रखिएगा। देखिएगा सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कभी कभी आत्मसातीकरण लिखे रहेगा तो कभी कभी समावेशन, क्या रहेगा? समावेशन, क्या रहेगा? समावेशन। कभी कभी आत्मसातीकरण रहेगा तो कभी कभी समावेशन रहेगा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एसिमिलेशन, 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 ठीक है, याद रखिएगा। अनुकूलन का जो पहला भाग है आत्मसातीकरण या फिर समावेशन, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? एसिमिलेशन, ठीक है। और दूसरा जो भाग इसका है वो है समायोजन, समायोजन या फिर सामंजन, सामंजन, इंग्लिश में कहेंगे एकोमोडेशन, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एकोमोडेशन, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एकोमोडेशन। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अनुकूलन का दो भाग हो गया, एक आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन। और आत्मसातीकरण का है दूसरा नाम क्या है? समावेशन है, और समायोजन का दूसरा नाम क्या है? सामंजन है। चलिए अब हम लोग जो है दोनों का परिभाषा को देखते हैं।
देखिए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं आत्मसातीकरण। क्या करते हैं? आत्मसातीकरण। तो इसे हम जो है डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो है आप देख पा रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पर ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आगे सब कुछ अच्छा रहा तो ये व्हाइट बोर्ड आगे चल के स्मार्ट बोर्ड भी बन जाएगा। तो आप जरा सा सपोर्ट करें, अगर आपको सही लगेगा तो ठीक है। अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जो कि ये आगामी सीटेट का एग्जाम में के लिए तैयारी कर पा रहे होंगे, जो कि तो आप जो भी करते हैं उसको क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और क्या क्या करते हैं सब आप कर दीजिएगा। और आगे अगर अच्छा सपोर्ट करेंगे आप तो फिर आगे हम लोग स्मार्ट बोर्ड भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला चीज को हम लोग अनुकूलन का जो पहला भाग है आत्मसातीकरण, इसको देखते हैं। तो आत्मसातीकरण का नाम याद हो गया? क्या क्या? फिर से बोलिए तब। आत्मसातीकरण और समावेशन, आत्मसातीकरण समावेशन, आत्मसातीकरण समावेशन, आत्मसातीकरण समावेशन, याद रखें। चलिए अब समझते हैं। देखिए, एक चीज समझिए जरा सा कि आप ये बताइए कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जब हम जोड़ते हैं वही आत्मसातीकरण। इसका परिभाषा याद रखिएगा कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। आप देख लीजिए, यानी आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि बच्चे में जो ज्ञान पहले से बना हुआ है और उसी में एक नया ज्ञान को जोड़ दिया गया है, वही है आत्मसातीकरण। तो परिभाषा याद हो गया, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसमें जोड़ना यही मेन शब्द है। यही जोड़ना हो चाहे शामिल कर लेना है, तो शामिल कर लेना को भी कहते हैं जोड़ना ही। जोड़ना कहिए या फिर शामिल कर लेना। तो सीटेट कभी जोड़ना लिख देगा तो कभी शामिल करना लिख देगा। तो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। तो जरा सा आप समझिए यहाँ पे क्या है कि पहले एक एग्जाम्पल आपसे लेते हैं, आपको बताते हैं, फिर जा करके इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए जरा सा, एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जो कि ऊंट को पहले कभी ना देखा है। तो याद कीजिए जो आपको स्कीमा पढ़ाए थे कि जब चीजों को देखेंगे तभी ना उसका एक प्रारूप हमारे माइंड में बनेगा। लेकिन बच्चा ने ऊंट को कभी ना देखा, तो एक बच्चा ने ऊंट को कभी नहीं देखा है, तो कहने का मतलब है कि वो बच्चा बोलता है, ऊंट को देख करके बोलता है कि मम्मी देखो ऊंचा पीठ वाला घोड़ा। ध्यान दीजिएगा, बच्चा ऊंट को देख के कहता है ऊंचा पीठ वाला घोड़ा। इसका मतलब क्या है? दो बात। सबसे पहला बात है कि बच्चा ने ऊंट को कभी ना देखा। अगर बच्चा ऊंट को देखता तो ऊंट के बारे में जानता, तो वो ऊंट को घोड़ा से नहीं जोड़ता। लेकिन बच्चा जो है अभी ऊंट को नहीं देखा है, लेकिन घोड़ा को देखा है। दूसरी बात है कि बच्चा ने घोड़ा को देखा है। अच्छा देखिए जरा सा, ऊंट का भी जो प्रारूप होता है, ठीक है, वो घोड़े के जैसा ही है। लेकिन ऊंट में खाली क्या है कि ऊपर जो आप हम्प देखते हैं जिसमें ऊंट फूड एंड वाटर को स्टोर करता है, वो उसे बच्चा कह रहा है ऊंचा पीठ। बच्चा क्या कह रहा है? ऊंचा पीठ। तो बच्चे ने बोला कि ऊंट को बोला ऊंचा पीठ वाला घोड़ा। तो आप जरा सा बताइए कि क्या बच्चा ने ऊंट को बताने के लिए घोड़ा का इस्तेमाल किया कि नहीं? यानी घोड़ा का प्रारूप बच्चे के माइंड में पहले से बना हुआ था, पहले से मौजूद था, बस उसी में क्या किया? ऊंचा पीठ को जोड़ दिया। क्या किया? ऊंचा पीठ को जोड़ दिया। तो बस यही हो गया क्या? आत्मसातीकरण। यानी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। आज जोड़ने की जगह अगर शामिल करना भी रहे, समाहित करना भी रहे, तो वही है आत्मसातीकरण ही कहेंगे या फिर समावेशन कहेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल है जो कि सीटेट पूछा है। ये सेम जो भी बताएं एग्जाम्पल ऊट वाला, ये सीटेट पूछा हुआ है। एक और सीटेट ने एग्जाम्पल पूछा था कि एक बच्चा जो है वह चमगादड़ को स्तनधारी ना कह के एक पंछी कहता है। और बच्चा से जब पूछा जाता है कि बताओ बाबू ये आपने जो है चमगादड़ को पंछी क्यों कहा, तो बच्चा ने कहा कि जिसका पंख होता है और जो उड़ सकता है उसे कहते हैं पंछी।
अच्छा, अब ध्यान दीजिए, चमगादड़ का भी पंख है, चमगादड़ भी उड़ सकता है, तो बच्चा ने मान लिया उसे पंछी, लेकिन चमगादड़ पंछी की श्रेणी में तो होता नहीं है, चमगादड़ जो है स्तनधारी में आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बच्चे के माइंड में जो ज्ञान पहले से बना हुआ है और जो नया ज्ञान बच्चा ने देखा है, उसी में दोनों को क्या किया है, जोड़ लिया है। तो कहने का मतलब है कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं आत्मसातीकरण। चलिए, बहुत हो गया, आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग अगला लेते हैं, यानी अनुकूलन का जो दूसरा भाग आपको हम लिखवाए थे वो था समायोजन। क्या था? समायोजन। दूसरा भाग क्या था? समायोजन। अनुकूलन का दूसरा भाग था समायोजन, और समायोजन को एक और नाम बताया था आपको, क्या? सामंजन। क्या बताए थे? सामंजन। सामंजन इंग्लिश में कहेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या कहेंगे? एकोमोडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। देखिए, जैसा कि आप देखे थे कि अनुकूलन का जो पहला भाग था वो था आत्मसातीकरण, जो भी डिलीट किए, मिटाएं, और उसमें क्या था कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, समायोजन में क्या होगा कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना नहीं है, जोड़ना होगा किसमें? जोड़ने की बात होगी आत्मसातीकरण में। तो समायोजन में क्या होगा कि पुराने ज्ञान जैसे है उसमें क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। बस यही याद रखिएगा। जैसे कि जो आत्मसातीकरण था ना, उसमें जोड़ना होता था, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें होगा परिवर्तन। परिवर्तन या सुधार। क्या होगा? परिवर्तन होगा या सुधार होगा, या फिर नया स्कीमा को बनाना है। क्या करना है? नया स्कीमा को बनाना है। नया स्कीमा को बनाना है। नया स्कीमा को बनाना है। तो कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, यही दो शब्द आप याद रखिएगा। क्या रखना है? कि जो आत्मसातीकरण था, आत्मसातीकरण में पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं, लेकिन समायोजन में क्या होता है कि पुराना ज्ञान में परिवर्तन होगा। जो पुराना ज्ञान पहले से बना हुआ है उसमें क्या होगा? बदलाव होगा। ठीक है, और वही हो गया नए ज्ञान को लाने के लिए पुराने ज्ञान में हम क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, यानी चेंज करेंगे, या फिर पुराने ज्ञान को सुधार करेंगे। ठीक है, या फिर पुराने ज्ञान को कंप्लीट हटा करके नया ज्ञान का निर्माण करेंगे, नया स्कीमा का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? नया स्कीमा का निर्माण करेंगे। तो बस यही है समायोजन। तो चलिए अब इसको एक लाइन में हम परिभाषा बोलते हैं, आप लिख लीजिए। आपको लिखना है कि पुराने ज्ञान में परिवर्तन, सुधार, या फिर पुराने ज्ञान को कंप्लीट हटा करके जो हम नए स्कीमा को बनाते हैं वही है समायोजन। चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति बाइक चलाना जानता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति बाइक चलाना जानता है तो क्या बाइक चलाने वाला जो पूर्व ज्ञान बच्चे के माइंड में है, ठीक है, तो बाइक चलाने वाला जो पूर्व ज्ञान बच्चे के माइंड में है, तो क्या इसका इस्तेमाल करके वो कार चला सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब खुद सोचिए आप कि हम बाइक चलाना जानते हैं, तो बाइक चलाने का जो मैकेनिज्म है, क्या हम उसे कार में इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर इस्तेमाल होगा तो सोचिए क्या होगा। आपको हम छोटा सा चीज बताते हैं, आप थोड़ा सा हंसेंगे, हमें भी हंसी आ रही है। क्या होगा पता है? देखिएगा, जैसे कि बाइक जब हम चलाते हैं ना, तो क्या होता है कि छोटा छोटा रास्ता में हम लोग घुसा के जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, और जब भी रोकने की बारी आती है तो हम लोग पैर आगे निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है कि बाइक बैलेंस में खड़ा रहता है। और अगर हम यही तरीका जो है, यही पूर्व ज्ञान अगर हम कार के साथ जोड़ दे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो क्या होगा? तो अगर हम देखेंगे छोटा स्पेस है, कार को घुसा देंगे तो क्या होगा? गाड़ी ठुक जाएगा। और अगर कार को हम रोकेंगे, अब माइंड मेरा बना हुआ है बाइक वाला, तो दोनों पैर बाहर निकाल देंगे कार को रोकने के लिए। तो बताइए क्या ये संभव है? नहीं संभव है। तो कहने का मतलब है कि जब हम बाइक चलाना जानते हैं और हमें कार सीखना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है बाइक वाला जो पूर्व ज्ञान है, ठीक है, उसमें सुधार करेंगे, परिवर्तन करेंगे, और वहां पर हम क्या करेंगे? कार वाला जो है स्कीमा को लगाएंगे। अगर उससे भी नहीं काम चलेगा तो हम क्या करेंगे कि बाइक वाला कंप्लीट हटा करके हम क्या करेंगे? एक नया स्कीमा का निर्माण कर देंगे।
ठीक है, तो बस वही है समायोजन। तो समायोजन का मतलब समझ गए कि पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नया स्कीमा को लाना है या फिर नया स्कीमा का निर्माण करेंगे, वही है समायोजन। तो बस यही दो बात याद रखिएगा, आत्मसातीकरण में जोड़ना होगा और समायोजन में क्या होगा, परिवर्तन, सुधार या फिर नया स्कीमा को बनाना होगा। ठीक है, चलिए अनुकूलन भी हम लोग का हो चुका है, जरा सा इसको भी जो है हम लोग डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो अनुकूलन को एक बार और जरा सा चर्चा करते हैं, बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट और। देखिए अनुकूलन का मतलब क्या था, अनुकूलन का मतलब है कि वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन का 2 भाग है, आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण को समावेशन भी कहते हैं और समायोजन को समंजन भी कहते हैं। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि पुराने ज्ञान में या फिर पुराने स्कीमा में नए ज्ञान को या नए स्कीमा को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। और समायोजन में होता है कि पुराने ज्ञान में संशोधन, परिवर्तन या फिर पुराने ज्ञान को कंप्लीट हटा के नए ज्ञान को जब हम लाते हैं वही कहलाता है समंजन या फिर समायोजन। चलिए हो गया, बहुत हो गया। चलिए अनुकूलन भी खत्म हो गया और अब आइए समयायवरण, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है समयायवरण। देखिए समयायवरण क्या है, तो समयायवरण भी जो है अनुकूलन से ही जुड़ा हुआ है। देखिए जब बच्चा अनुकूलन में जो 2 भाग है, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में जब संतुलन स्थापित करता है, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है इक्विलिब्रेशन, यानी जब संतुलन स्थापित करता है किसके किसके बीच में, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में जब बच्चा संतुलन स्थापित करता है वही कहलाएगा समयायवरण। क्या कहलाएगा, समयायवरण। चलिए ये पॉइंट भी लास्ट होता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं संरक्षण। क्या करेंगे, संरक्षण। अब संरक्षण भी जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, याद रखें। ठीक है, तो इसे भी बताने के लिए 5 मिनट समय लगेगी। तो संरक्षण देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। संरक्षण भी जो है जीन पियाजे का एक संरचना है और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संरक्षण से ही क्वेश्चन जीन पियाजे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो थोड़ा सा और आप ध्यान बना के रखें। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा समय दिए आप तो आप समझ जाएंगे। देखिए संरक्षण का मतलब क्या है, तो जैसा कि आप देखते होंगे कि एक बालक है, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक बालक है, ध्यान दीजिएगा। एक बालक को अगर हम कहें कि हम जो है इस बर्तन में 1 लीटर पानी को हम रखें हैं, ठीक है, कितना लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, तो इसका लेयर यहां तक है। ठीक है, और क्या हुआ कि अब हम क्या किए कि इसी पानी को हमने यहां पर इस वाले बर्तन में डाल दिया, जो कि थोड़ा क्या है, पतला है, जो कि क्या है, पतला है लेकिन लंबा है। तो इसमें जब पानी आया तो पानी का लेयर यहां तक हो गया और फिर हम इसमें क्या किए कि पानी यहीं तक जो है फिल कर लिए दोबारा। तो अब बताइए जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें होगा, लेकिन अंतर क्या है, अंतर है केवल लेयर का। आप देखिए इसमें लेयर क्या है, कम है, इसमें लेयर ज्यादा है, क्योंकि ये बर्तन जो है चौड़ा है, इसलिए लेयर जो है थोड़ा सा नीचे जाएगा। और ये वाला बर्तन क्या है कि पतला है और लंबा है, तो जाहिर सी बात है इसका लेयर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज बताइए, क्या बाहरी आकृति बदलने से अंदर की मात्रा में बदलाव हुआ है? बाहरी आकृति कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए ये जो बाहरी आकृति है और यहाँ जो बाहरी आकृति है, और अगर हम इसका पानी इसमें डाल दिए तो पानी तो यहाँ भी 1 लीटर ही ना रहेगा, पानी का मात्रा तो उतने ही ना रहेगा। लेकिन एक बच्चा को लगता है कि बाहरी आकृति बदल जाने से आंतरिक मात्रा में भी बदलाव हो गया। ठीक है, जैसे कि 1 लीटर पानी को हम लोटा में रखें, थाली में रखें, गिलास में रखें, बाल्टी में रखें, टंकी में रखें, कहीं भी रखेंगे तो केवल आप देख पा रहे होंगे ना, आप क्या देख पा रहे होंगे कि केवल बाहरी आकृति ना बदल रहा है। जैसे लोटा का अलग आकृति है, गिलास का अलग आकृति है, बोतल का अलग आकृति है, तो केवल आकृति बदल रहा है, ना कि अंदर की मात्रा बदल रहा है।
समझ गए होंगे। तो कहने मात्रा उतना ही है, 1 लीटर पानी दोनों जगह है, हर जगह 1 ही लीटर पानी है, लेकिन केवल बाहरी आकृति बदल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर बाहरी आकृति बदल जाने से अंदर की मात्रा में बदलाव ना होना की समझ संरक्षण कहलाता है। फिर से परिभाषा सुनिए और लिख लीजिए। बाहरी आकृति बदलने से, आप देखिए, बाहरी आकृति बदलने से अंदर की मात्रा में कोई बदलाव ना होना की समझ संरक्षण कहलाता है। बाहरी आकृति बदलने से अंदर की मात्रा में बदलाव नहीं होता है। अगर कोई बच्चा ये तर्क कर सकता है, यही है संरक्षण। ठीक है, तो संरक्षण का 3 परिभाषा है। पहला परिभाषा बता दिया आपको। दूसरा परिभाषा ध्यान दीजिएगा कि हमारे वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने का कौशल भी संरक्षण कहलाता है। और तीसरा परिभाषा है कि किसी वस्तु को वर्गीकरण और विभेदीकरण भी अगर हम करते हैं तो वो भी संरक्षण ही कहलाता है। समझ गए होंगे बात को। तो आप ये पानी वाला सिस्टम समझ गए होंगे कि अगर हम इसका पानी अगर हम इसमें डालेंगे तो पानी की मात्रा उतना ही रहेगा, लेकिन अगर एक बच्चा को लगता है कि पानी जो है इसमें जाने पर बढ़ गया तो वहां पे संरक्षण का अभाव होगा। वहां पे क्या होगा? संरक्षण का अभाव होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ये समझ जाता है, क्या समझ जाता है कि नहीं, पानी उतने हैं, जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इसमें भी है, तो कहने का मतलब है कि बच्चा ने यह तर्क कर लिया। ध्यान दीजिएगा, बच्चा ने यह तर्क कर लिया। क्या कर लिया? कि बाहरी आकृति बदलने से अंदर की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता है, वही संरक्षण है। और अगर बाहरी आकृति बदल रहा है और बच्चा को लग रहा है कि मात्रा भी, अंदर का जो मात्रा है वो भी बदल जाएगा, यानी पानी इसमें 1 लीटर था, इसमें जाएगा तो पानी जो है 2 लीटर हो जाएगा, तो ये संरक्षण नहीं है, ये जो है संरक्षण का अभाव है। तो अगर हम अवस्था का बात करें तो संरक्षण का अभाव पूर्व संक्रियात्मक में आएगा। कहां आएगा? पूर्व संक्रियात्मक में आएगा। ठीक है, जीन प्याजे का सेकेंड स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक में आएगा। और संरक्षण का जो गुण है वो आएगा जीन प्याजे के अनुसार मूर्त में आएगा। कहां आएगा? मूर्त में। इसको याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संरक्षण जो है किस अवस्था में आएगा तो मूर्त में आएगा। चलिए, अब हम लोग का पार्ट 1 वीडियो समाप्त होता है। जीन प्याजे का पार्ट 1 समाप्त होता है। इसमें संरचना था, जीन प्याजे के बारे में इंट्रोडक्शन था, कुछ हमने अपनी बातें भी आपको बताई। और अब हम लोग क्या करेंगे, जीन प्याजे का अब हम लोग स्टेज को देखेंगे, अवस्था को देखेंगे, और वो होगा वीडियो पार्ट 2। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।